आइए पढ़ते हैं नौका विहार का दूसरा अवतरण। और कुछ छंद वही रहेगा, कुछ कहानी बदली मिलेगी आपको और कुछ सरलता मिलेगी। उधर की शुद्ध खड़ी बोली की जो कठिनाई थी इधर आपको नहीं मिलेगी। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सुस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरण हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। यहीं पर रुक जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। प्रतापगढ़ का आपने जब जीवन परिचय पढ़ा था तो काला कांकर में कुछ दिन ये रहे, तो उसी के बगल गंगा नदी भी है, वहीं का ये दृश्य था। अब इसके पहले वाले पद में कभी नाव ले करके नदी में उतरा नहीं था, उसने किनारे खड़े होकर के गंगा जी को देखा था, तब उसे पानी नहीं नजर आया था, गंगा जी का जल पानी नजर नहीं आया, वो एक नायिका के रूप में उन्होंने उसको देखा। अब यहाँ क्या है, अब ये तय हो गया है कि हम मतलब वह स्वयं और उनका जो नाव चलाने वाला नाविक है, ये दोनों लोग नाव लेकर के नदी में उतरे हैं और इसके बाद उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है, नौका विहार करना शुरू कर दिया है। तो देखिएगा कब, चांदनी रात का प्रथम पहर, सरल शब्दावली आ गई। चांदनी रात है और रात का पहला पहर है। आप जानते हैं 4 पहर मुख्य होंगे उसमें, उसे टोटल 8 पहरों में बांटा गया है 24 घंटों को। तो पहला प्रहर है, कुल 4 प्रहर में चलती है रात। हम चले नाव लेकर, मैं और हमारा नाविक नाव लेकर के चले हैं सत्वर, जल्दी। नाव खोला गया, नाव किनारे बंधी रहती है, एक खूंटे में नाव बंधी रहती है और उसे खोला जाता है, फिर पानी में धकेल करके और फिर चप्पू से उसको गति दिया जाता है, चलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सत्वर तेजी से अर्थात बिना कोई देरी किए हुए। सिकता की बालू की सस्मित मुस्कुराती हुई, ऐसे लगता है कि वहाँ का जो पानी है, जो रेत है ना, बगल के किनारे की बालू मुस्कुरा रही, हंस रही है बालू। तो सिकता की अर्थात बालू की सस्मित हंसती हुई सीपी पर, सीपियों पर, सीपी मोलस्का संघ का एक जीव है, आप जीव विज्ञान में पढ़े होंगे। गांव वाले उसे आम वाम के समय में छीलने के लिए बनाते थे, है ना। गांव वाले सुतुही काहेले, हमारे उधर तो सुतुहिए काहेले, इधर सीपी कहते होंगे, है ना। बड़ा खूबसूरत कवच होता है और जब वो तेज हो जाता है तो तलवार से भी ज्यादा तेज रहता है। बहुत माताएं उससे आम छिला करती थी किसी जमाने में, ठीक है। माताएं भी, बहनें भी, माताओं को इसलिए नाम लिया क्योंकि वो जाड़ा है ना। तो सीपी पर अर्थात उस सीपी नामक कवच पर मोती जैसी ज्योत्सना अर्थात चांदनी रही विचर, भ्रमण कर रही है, अर्थात चांदनी जब पड़ती है तो हंसती हुई नजर आती है। लो, इसके बाद, लो का मतलब है इसके बाद। पाले चढ़ी, पालों को चढ़ा दिया गया अर्थात तो रस्सी का बंधन खोल दिया गया। उठा लंगर, और चप्पू को उठा करके लगा दिया गया कि अब चलाया जाएगा, हम नाव चलेगी। मृदु मंद मंद, वो नाव, मृदु माने धीरे धीरे, आनंददायक, यहाँ कोमल अर्थ होता है,
लेकिन अर्थ क्या ले रहे हैं? आनंददायक। मृदु माने कोमल होता है, लेकिन हम क्या अर्थ ले रहे हैं? आनंददायक। मंथर मंथर, बड़ी ही खूबसूरत गति में, वो भी मंद मंद का ही रूप है। मंद मंद, मंथर मंथर, सबका एक ही अर्थ है, धीरे धीरे, अर्थात आनंददायक चाल से, मस्त चाल से नाव चली है। लघु तरणि, हमारी छोटी सी नौका, हंसिनी सी, हंसिनी के समान, किसका विशेषण है? नौका का। उपमा अलंकार। नाव कैसी है? छोटी हंसिनी के समान है। और नदी में हंसिनियां चलती हैं बैठ करके, और घूमती भी हैं, अपने धीरे चाल से चलती। बैठती तो पानी में नहीं बैठती, पानी बैठकर तैरने काम तो बतख का है, हंसिनियां तैरती नहीं है बैठ करके। हंसिनी से यानी हंसिनी जैसी सुंदर, अर्थात खूबसूरत। तिर रही, तैरने लगी हैं, खोल खोल करके पालों के पर, अपने पाल रूपी चप्पू रूपी पंख को, पर माने पंख को खोलकर, जैसे पंखों को खोलकर कोई हंसनी उड़ती है, धीरे धीरे चलती है, ठीक उसी प्रकार से चप्पू के सहारे नाव भी धीरे धीरे चलने लगी है। निश्चल जल के, उस स्थिर जल के ऊपर, शुचि दर्पण, स्थिर जल के साफ दर्पण पर, दर्पण माने शीशा होता, आईना, ठीक, दर्पण पर अर्थात आईने पर बिंबित हो, अर्थात बिंबित हो रहा है, परछाई दिखाई पड़ रही है। रजत पुलिन, चांदनी जैसा चमकता हुआ किनारा, निर्भर अर्थात शांत। दोनों शांत किनारे, ऐसे लगता है किनारे बालू के नहीं है, किसके हैं? चांदी के बने हुए किनारे हैं, क्योंकि जब आसमान से चांदनी पड़ती है तो रेत चमक रही है, सीपियां चमक रही जो पड़ी हुई हैं, और उन्हीं की परछाई पानी में पड़ रही है। बात समझ रहे हैं? तो मानो चांदी का बना हुआ दोनों किनारा उस नदी में प्रतिबिंबित हो रहा है, अर्थात उसकी परछाई आ रही। दुहरे और बड़े, अर्थात दो गुना चौड़े, लंबे, लगते क्षण भर, एक क्षण के लिए किनारे और अधिक चौड़े नजर आने लगते। काहे? जैसे जैसे नाव चलेगी, जिस दिशा में घूमेगी, उसी के हिसाब से पानी के अनुसार किनारा बढ़ता नजर आता है। समझ गए? कभी पानी में डंडा लाठी खड़ा किए हो? खड़ा करके देख लेना, जहां तक पानी होता वहीं से टेढ़ा नजर आएगा आपको। तो प्रतिबिंब क्या होता है? पानी अर्थात जिस स्थान पर बन रहा है उसके आधार पर उसकी साइज बदलती रहती है, मतलब उसमें चेंजिंग आ जाएगी। तो जो किनारे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे, कभी कभी लगता है दुगुना बड़े हो गए, जैसे पानी हिलेगा तो दो गुना बड़े नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। काला कांकर का राजभवन, इसी पानी में, गंगा के इसी पवित्र जल में काला काकर का जो राजमहल है, वो भी परछाई उसकी पड़ रही है, मानो वो भी गर्मी से परेशान होकर के इसी पानी में आराम करने के लिए चला आया है कि यहीं सोएंगे, यहीं आराम करेंगे। नहीं लिखा है क्या? क्या नहीं मिल रहा है? प्रतापगढ़ का जो काला काकर का महाराजा का राजमहल है, उसकी परछाई भी पानी में पड़ रही है। तो लगता है कि वो गर्मी से परेशान होकर के आया है, गंगा जी के पानी में सूतेगा यहीं आराम से, गर्मी नहीं लगेगी। कुछ समझे? ऐसा है नहीं, परछाई पड़ रही है। कैसा है? काला काकर का राजभवन अर्थात राजमहल सोया, सो गया है, मानो जल में सो गया है, निश्चिंत, सारी चिंताओं को भुला करके, प्रसन्न मन, पलकों पर, अपनी आंखों पर वैभव, अपनी संपत्तियों का, अपनी समृद्धि का स्वप्न सजाए हुए, सघन गंभीर, मानो अपनी धन और समृद्धि का ख्वाब देखता हुआ, रात में सोया हुआ काला कांकर का महल इस पानी में चला आया है, क्योंकि उसकी परछाई उसमें पड़ रही है रात में। अच्छा, सोया हुआ क्यों है? कभी सोचा है? व्यंजना से अर्थ ये निकल रहा है कि महल में अगर दिन होता तो लोग वहां पर आ जा रहे होते, छत पर या कहीं घूम रहे होते, तो उसकी भी परछाई आ जाती दूसरे तीसरे मंजिले पर।
तो कोई है नहीं। इससे लगता है कि वो महल सो रहा है और अपनी संपत्तियों का सपना देख रहा है। अपने धन समृद्धि का ख्वाब आंखों में समाये हुए वो इसी पानी में आकर के सो गया है, आराम कर रहा है। चलिए व्याख्या समझ लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण में चांदनी रात के समय नौका विहार करने का अलंकारिक और मनोहर चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं, चांदनी रात का पहला पहर था। हम नाविक के साथ नाव लेकर निकल पड़े। वास्तव में नदी के दोनों छोर पर सीपियां पड़ी हुई थी, अर्थात सीपियों के कवच पड़े हुए थे। चांदनी पड़ने के कारण अर्थात चंद्रमा की रोशनी पड़ने के कारण वे मोती जैसे चमक रहे थे, अर्थात उनकी खूबसूरती उस रेत की सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। इसके बाद नाव के बंधन को खोल दिया गया, उसके चप्पू को लगा दिया गया और हमारी नाव बढ़िया मस्त चाल में आरामदायक चाल में धीरे धीरे चल पड़ी। नाव वैसे ही आराम से चल रही थी जिसे लग रहा था कि मानो अपने पंखों को खोल करके कोई सुंदर हंसनी धीरे धीरे उड़ रही हो, चल रही हो, तैर रही हो। जैसे कोई हंसनी नदी में तैर रही हो, उसी प्रकार से ये नाव धीरे धीरे उस गंगा की नदी में, जिसको हमने नायिका के रूप में देखा था, उस पर वो चलने लगी है, अर्थात हम आगे बढ़ने लगे। गंगा के जल में दोनों किनारों की परछाई साफ साफ दिखाई पड़ती है और एक पल के लिए लगता है कि वो किनारे बालू से नहीं बने हैं, रेत से नहीं बने हैं, मानो चांदी से बने हुए दोनों किनारे इसी गंगा जल में आ गए हैं। अर्थात वो भी गर्मी के कारण परेशान होकर के सोच रहे हैं चलो इसी पानी में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, गर्मी से राहत मिल जाएगी। दूर काला काकर के अर्थात प्रतापगढ़ के काला काकर नामक स्थान के राजा का जो महल है, उसकी परछाई भी पानी में पड़ी हुई है, अर्थात दिखाई पड़ रही है। उसे देखकर ऐसे लगता है कि मानो अपनी समृद्धि और अपने वैभव का सपना आंखों में बसाया हुआ वो राजमहल इसी पानी में आकर के सो गया हो। बात समझ में आई ना? कैसे सो रहा है, उसे कोई चिंता, निश्चिंत होकर के प्रसन्न मन सो रहा है। उसे क्या पता आगे क्या होने वाला है। फिलहाल कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो संसार के सारे दुख को उस समय भूल चुके होते हैं। हाँ, अगर हमारी सोच सही है तो, अगर हम खुराफाती हैं, अशुद्ध और अपवित्र हैं, तो तमाम भटकी हुई आत्माएं हमारी आत्मा को लेकर जाएंगी और कोई चाकू से काटेगा, कोई कुछ करेगा, बुरा सपना दिखाएगा। इसलिए प्रसन्न चित्त रहें, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें। काव्य सौंदर्य का तत्व। रस, कोई खास रस नजर नहीं आता, मैं यहाँ शांत रस बोलूंगा। छंद की बात करें तो स्वतंत्र छंद, इसे मुक्तक छंद कहेंगे। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, स्वभावोक्ति और मानवीकरण। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली मुक्तक या प्रवाहमयी लिख सकते हैं, शैली प्रवाहमयी भी हो सकती है। गुण, माधुर्य और शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा है, लेकिन लास्ट की 2 लाइन में लक्षण आ जाएगी, यानी अभिधा और लक्षणा में दोनों यहाँ देखूंगा, क्योंकि जब हम काला कांकर के सपने की बात करेंगे, राजमहल की बात करेंगे, अभिधा से काम नहीं चलेगा। तो आज यहीं तक।